नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपका अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी की भर्ती आई हुई है। इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे थे। आज यह तीसरा पार्ट है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा पार्ट 31 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए, 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा? देखिए, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। देखिए, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो देखिए 1 मीटर बराबर आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक? तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यही है, इसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF इक्वल टू हो गया आपका 1/100 मीटर। तो देखिए 1/100 कहाँ है आंसर में? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रश्न है। देखिए, आर वन प्राइमरी बाइंडिंग आर वन दिया है 2 ओम, ठीक। और टर्न रेशियो दे रहा है, टर्न रेशियो यानी N1/N2 का मान दे रहा है 10, तो 10/1 कर लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका टर्न रेशियो, टर्न रेशियो, ठीक। अब कह रहा है कि तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी के समतुल्य। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है टर्न रेशियो का अनुपात जो होता है N2/N1 इक्वल टू आप 1/10 कर सकते हैं, ठीक। कह रहा है सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध। तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध, तो फॉर्मूला हो गया R1 इक्वल टू R1 K का स्क्वायर, ठीक। तो ये R1 का मान 2 और K का मान है 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/100 और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 ओम। तो आपका मान आ गया R1 का कितना? सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध। तो प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 0.02। तो 0.02 यहाँ ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब 1000 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 220 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है। तो पूछ रहा है कि विद्युत तापक का प्रतिरोध कितना होगा? आर, आर पूछ रहा है। दिया क्या क्या है देख लीजिए। पावर दिया है कितना? 1000 वाट, 1000 वाट पावर दे रहा है और भी का मान दे रहा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। आप इसको कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू आर पी, ठीक, या वी इक्वल टू √RP, ठीक। तो ये सभी इसके कन्वर्जन हो गए। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो R इक्वल टू भी का मान 220 गुणे 220 बटे पी का मान 1000। पी का मान 1000। अब इसको काट लेते हैं, ये 2 जीरो 1 2 जीरो, 22 भाई सम में 484 हो जाता है और बटे 10, तो ये कट जाएगा, तो 48.4 आ जाएगा आंसर, 48.4। देखिए, ये आपका ऑप्शन सी में सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 हर्ज की आवृत्ति की अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति को 100 हर्ज तक बढ़ा दिया जाए तो प्रतिघात क्या होगा? एक्सी पूछ रहा है, प्रतिघात होता है एक्सी, ठीक। तो सवाल में जो जो दिया उसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, F1 का मान दिया हुआ है 50 हर्ज, दो फ्रीक्वेंसी दिया, तो F1 का मान दिया हुआ है 50 हर्ज और F2 का मान दिया हुआ है आपका 100 हर्ज, ठीक। और धारिता प्रतिघात XC1 का मान दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम देखिए यहाँ पे। और धारिता प्रतिघात XC2 यही पूछ रहा है आपसे, XC2, ठीक है। फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक है।
एक्सी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखें तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये हो जाता है एक्स सी टू बटे एक्स सी वन इक्वल टू F1 बटे F2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपसे एक्स सी टू की वैल्यू पूछ रहा है और आपके पास एक्स सी वन एफ वन और F2 की वैल्यू पता है, तो देख लीजिए एक्स सी टू इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एक्स सी टू इक्वल टू एक्स सी वन इंटू F1 बटे F2, ठीक है। अब यहाँ हम सारे मान रख देते हैं। देखिए एक्स सी वन की वैल्यू है 20, F1 की वैल्यू है 50 और F2 की वैल्यू है 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक। तो 5 दूना 10, तो आपके पास एक्स सी टू की वैल्यू क्या बची 10 ओम प्रतिरोध है तो ओम में, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन आपके पास डी सही है बिल्कुल। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे हैं, पंखों का लोड है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए आई रूल के हिसाब से, आई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से दो बातें हैं, याद रखिए। देखिए पहली तो सब सर्किट के लिए, सब सर्किट के लिए, सब सर्किट यानी उप परिपथ के लिए, सब सर्किट के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए देखिए सब सर्किट के लिए मैक्सिमम पॉइंट की जो संख्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट 10 से ज़्यादा पॉइंट यानी 10 बल्ब या 10 पंखे या टोटल 10 पॉइंट होने चाहिए बल्बों के रूप में या पंखों के रूप में या किसी भी रूप में 10 पॉइंट होने चाहिए। और मैक्सिमम लोड जो होना चाहिए उनका वो 800 वाट होना चाहिए और सॉकेट आउटलेट जो लगाया जाता है वो 5 एम्पियर का होना चाहिए। तो ये सब सर्किट करता है, इसी सब सर्किट को ही हम लोग लाइट फैन सर्किट भी कहते हैं, लाइट फैन सर्किट, लाइट फैन सर्किट भी इसी को कहा जाता है। तो मैक्सिमम पॉइंट लाइट फैन सर्किट के लिए मैक्सिमम पॉइंट 10 पॉइंट, मैक्सिमम लोड 800 वाट, सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर का। और इसी प्रकार पावर सर्किट के लिए मैक्सिमम पॉइंट 2, मैक्सिमम लोड 300 वाट और कॉपर वायर जो इसका यूज सब पावर सर्किट में जो कॉपर वायर यूज होगा वो 1.5 mm² का यूज किया जाएगा। तो ये तो हो गया आई रूल सब सर्किट के लिए और पावर सर्किट के लिए। प्रश्न में पूछा हुआ है कि एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे हैं, तो 16 लाइटें हैं और 8 पंखे हैं, तो लोड है कुल कितना, कुल कितना लोड है 16 लाइटें प्लस 8 फैन, तो 16 8 24। तो ये लाइट फैन, देखिए लाइट फैन सर्किट है, लाइट और है और फैन है, तो ये किस में आ जाएगा, सब सर्किट में आ जाएगा। तो यहाँ कह भी रहा है कि आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कम से कम कितने हम सर्किट बनाएंगे। तो टोटल लोड कितना हो गया 24। तो अब सब सर्किट, तो मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं सब सर्किट में, तो मैक्सिमम पॉइंट 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पॉइंट 24 है, तो 24 बटे 10 कर देंगे हमको तो टोटल सर्किट मिल जाएगा। तो 24 बटे 10 कर देंगे तो 2.4। तो कोई भी सर्किट होगा तो आधा तो होगा नहीं, तो 2.4 की जगह हम टोटल कितने सर्किट बनाएंगे, 3 सर्किट बनाएंगे अलग अलग, 3 अलग अलग सर्किट बनाएंगे, तो 3 एमसीबी भी लगाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या 3 हो जाएगी, 3 सब सर्किट में टोटल 24 लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो गया बी। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि दो पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज एक दूसरे के साथ कितने दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए कह रहा है दो पोल और 3 फेज, तो दो पोल 3 फेज में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे, देखिए ऑप्शन में कहा 120 डिग्री, 120 डिग्री पे ये तीनों होते हैं, तीनों फेज, ठीक। या इसको 360 बटे कितने पोल हैं तो 3, तो 120 ऐसे भी बना कर सकते हैं। यदि बात दो फेज की होगी तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री सही आंसर हो गया। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 कह रहा है कि एक घर में 40 वाट के 16 बल्ब, चलिए लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 40 वाट के 16 बल्ब, ठीक है, तो ये हो गया 640 वाट टोटल पावर। 78 वाट के 8 बल्ब, 78 वाट के 8 बल्ब, दूसरा कह रहा है 78 वाट के 8 बल्ब, इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 600 वाट, ठीक है। कह रहा है 1500 वाट का एक हीटर, 1500 वाट का एक हीटर, 1500 वाट का एक हीटर है, ठीक है। तो ये हो गया 1500 वाट टोटल। अब कह रहा है कि एक हीटर और 0.5 एचपी का एक मोटर है, तो 0.5 एचपी। अगला कह रहा है कि 0.5 हार्स पावर का एक मोटर लगा हुआ है, का मोटर है, ठीक है। तो 0.5 हार्स पावर का एक मोटर है, तो कितना वाट हो गया टोटल, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो 0.5 इंटू एक हार्स पावर बराबर 746 दे होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक हार्स पावर बराबर 735 मानने के लिए कह रहा है, तो इसको 735 मान के लगा लेते हैं। तो 735, तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 367.5 वाट, ठीक है। अब हमको टोटल पावर ज्ञात करना होगा यहाँ पे, तो टोटल पावर हो जाएगा
टोटल पावर देखिए 640 प्लस 600 प्लस 1500 प्लस 367.5, ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे जोड़ेंगे तो ये आएगा 3107.5। ठीक है। अब कह रहा है कि तो वह न्यूनतम करंट लगभग कितना होगा जो सब मेन केबल से वहन करेगा। तो सब मेन केबल यानी मेन केबल से जो इनको सप्लाई दे रहा है वहां से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए आई बराबर होता है पी बाई भी या पी बराबर वी आई। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज भी दे रखा है सवाल में, देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट, तो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो 230 वोल्ट यहाँ सप्लाई वोल्टेज दिया हो। तो अब हमको यहाँ से करंट मिल जाएगा क्योंकि हमको टोटल पावर मिल चुका है। तो आई इक्वल टू हो गया 3107.5 बटे 230। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एक दशमलव हटा देते हैं, एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 13.51 एम्पियर। तो सब सर्किट से इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, सब सर्किट से 13.51 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 13.51 की जगह यहाँ पे देखिए लगभग 14 दिया हुआ है, तो हम इसको 14 मान लेंगे। तो ये सही उत्तर हो गया आपका डी। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.9 के पावर फैक्टर 1000 VA की स्पष्ट शक्ति और 300 VAR की प्रतिक्रिया शक्ति वाले एसी सर्किट का वास्तविक पावर क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए वास्तविक पावर जो होता है, वास्तविक पावर फॉर्मूला लिख लेते हैं, वास्तविक पावर। तो वास्तविक पावर को हम रियल पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, रियल पावर। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, वी आई कॉस फाई। और आभासी शक्ति देखिए यहाँ पे कह रहा है स्पष्ट पावर फैक्टर का 1000 VA। VA क्या है, VA को हम आभासी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। ठीक है, तो आभासी शक्ति कितना दिया हुआ है 1000 VA। और देखिए प्रतिघाती शक्ति, ये प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी प्रतिघाती शक्ति VAR, VAR को हम प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं। इसी को हम Q भी कहते हैं, Q या प्रतिक्रियाशील शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। तो ये सब याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे से बताया है। तो ये दिया हुआ आपका कितना 300 VAR और cos फाई की मान दिया हुआ है, cos फाई का मान दिया हुआ है 0.9। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है वास्तविक शक्ति क्या होगा। तो वास्तविक शक्ति के लिए तो हम केवल हमको वी आई चाहिए, तो वी आई चाहिए और cos फाई चाहिए। तो वी आई तो यहाँ दिया हुआ है, तो P इक्वल टू वी आई 1000 हो गया और cos फाई हो गया 0.9। अब इसको गुणा करेंगे जब हम, तो यह का हो जाएगा 900 वाट, पावर वाट में होता है। तो 900 वाट देखिएगा, ऑप्शन ए में है 900 वाट, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सही। देखिए 39 नंबर सवाल करता है कि 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल का एक हाइड्रो पावर प्लांट रोटर गति एनआर, रोटर स्पीड कितनी होगी। तो देखिए एनआर इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पीछे भी लगाए जा चुके हैं। तो 120 एफ, एफ का मान 50 हर्ट्ज बटे 4, 120 गुणे 50 बटे 4। तो इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, 30 5 तिहाई 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम हो गया आंसर आपका, 1500 आरपीएम ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है, थर्मल इफिशियंसी कितना है, थर्मल इफिशियंसी है 35% और विद्युत दक्षता 85% है। इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी कितनी है, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी दिया हुआ है 80%। ठीक है, तो कह रहा प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए। तो कुल दक्षता थर्मल इफिशियंसी प्लस इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी होती है, तो कुल दक्षता, कुल इफिशियंसी, तो प्लांट की कुल दक्षता कितनी होगी, प्लांट की कुल दक्षता होती है थर्मल इफिशियंसी इंटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी कितना दिया हुआ देखिए, थर्मल इफिशियंसी दिया हुआ 35%, तो 35 बटे 100 गुणे इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी कितना दिया हुआ 80%, तो 80 बटे 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से ये जीरो काट लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 5 40 के जीरो हाथ लगा 4, 8 तरीके 24 और 4 28, तो 228 बटे 1000 हो गया, नीचे 1000 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो और काट लीजिए। अब ये 28 बटे 100, इसको आप 28% लिख सकते हैं। तो आपका टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल 28%। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ 28%। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ। देखिए इसमें दो बातें दी हुई हैं। कह रहा है पहला कि पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय है 50 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 50 माइक्रो
सेकेंड। पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज दिया हुआ है 125 केवी, तो भी का मान दिया हुआ है 125 केवी। अब ट्रिपल आर भी पूछ रहा है, ट्रिपल आर भी, तो ट्रिपल आर भी पूछ रहा है। तो देखिए ट्रिपल आर भी का फॉर्मूला होता है, ट्रिपल आर भी का फॉर्मूला होता है, तो देखिए ट्रिपल आरबी का फॉर्मूला होता है V अपॉन टी, जहां पे भी पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है और टी जो होता है वो टाइम टेकन ऑफ रीच टू पीक वैल्यू होता है। ठीक है, तो V का मान दिया हुआ कितना 125 के भी, ठीक, और I समय का मान दिया हुआ है 50 माइक्रोसेकंड, 50 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए सब, तो 25 केवी और माइक्रोसेकंड में ही है, तो हमको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवी केवी पर माइक्रोसेकंड हो ही जाएगा, पर माइक्रोसेकंड हो जाएगा। तो 125/50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 केवी पर माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो ट्रिपल आरबी का फॉर्मूला हो गया क्या, ट्रिपल आरबी का आंसर आ गया आपका। तो ट्रिपल आरबी क्या आ गया 2.5 केवी पर माइक्रो सेकंड, 2.5 केवी पर माइक्रो सेकंड, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 माइक्रोफैरड है और इंडक्टेंस 6 हेनरी है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान बताइए। कितना प्रतिरोध कॉन्टैक्ट पे लगाया जाएगा कि वोल्टेज का सर्ज कम हो जाएगा या हट जाएगा। तो देखिए सिस्टम से जो सवाल से जो दिया हुआ उसको निकाल लेते हैं। पहले पहला पॉइंट दे रहा है कि सिस्टम वोल्टेज, तो सिस्टम का वोल्टेज कितना है, सिस्टम वोल्टेज दिया हुआ है आपका 132 के भी। ठीक है, ग्राउंड कैपेसिटी दिया हुआ है, ग्राउंड कैपेसिटी, ग्राउंड कैपेसिटी का मान दिया हुआ है 0.015 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये सी का मान हो गया, और एल प्रेरकत्व, तो एल का मान दे रहा है, प्रेरकत्व तो एल का मान दे रहा है 6 हेनरी, और आर पूछ रहा है आपसे, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए आर इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट एल बाई सी। अब देखिए यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, आर इक्वल टू 1/2, एल का मान दिया हुआ है कितना 6 हेनरी, और कैपेसिटेंस का मान दिया हुआ 0.01 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻6 कर लेंगे, फैरड हो गया आपका। ठीक है, अब आर इक्वल टू 1/2, ये 10 हटा के ऊपर 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ऊपर हो गया 1 2 3 जीरो, और नीचे हो गया आपका 15 × 10⁻⁶। फिर देखिए आर इक्वल टू 1/2, अब क्या करते हैं इसको काट लेंगे, तो 15 चौका 60, ये 400 हो गया, तो 400/10⁻⁶। अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे, आर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 400/10⁻⁶। अब आर इक्वल टू 1/2, ये ऊपर ले जाएंगे, तो 400 × 10⁻⁶ हो गया, और इसको और सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 × 10⁻8 हो जाएगा, और इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, अब ये हो जाएगा आपका 10,000 ओम, इसी को आप कह सकते हैं 10 किलो ओम, 3 जीरो हटाकर किलो लगा दिए, तो ये हो गया आपका 10 किलो ओम। 10 किलो ओम देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। 43 नंबर प्रश्न करता है किसी एक वर्कशॉप में 5 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 3 फेज मोटर लगाया गया है, इस मोटर के लिए निम्नलिखित में किस डिस्कनेक्टिव स्विच का चयन किया जाना चाहिए। मान लें कि दक्षता 85% और पावर फैक्टर 0.8 है। देखिए इस प्रश्न के बारे में हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, जब हमारी पहली वीडियो आई थी इससे संबंधित, तो हमने बताया था कि यदि आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आप आईसीटीपी या इसके बारे में जानते हैं, तो आप इसका बिना सोल्यूशन किए इसका केवल ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके छांट कर इसका आंसर सही दे सकते हैं। देखिए कैसे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए देखिए आईसीटीपी जो स्विच होता है, आईसीटीपी यानी आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल 3 पोल है, तो उसके साथ न्यूट्रल कभी नहीं होगा, तो न्यूट्रल नहीं होगा, तो ये यहाँ पे तो ये आयरन क्लैड ट्रिपल पोल न्यूट्रल दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक, फिर देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, आईसीटीपी एंड न्यूट्रल पोल, तो आईसीटीपी और न्यूट्रल पोल, ये भी आंसर गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि
सवाल में ही कह रहा है आपसे कि 415 वोल्ट पर अप्लाई होता है, तब स्विच का कैसा होगा। तो 415 वोल्ट पे हो रहा है तो क्या वोल्टेज बदल जाएगा? वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो आईसीटीपी के साथ 500 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो आपके साथ केवल देखिए आईसीटीपी के साथ 415 वोल्ट और 32 एम्पियर, यही आंसर सही होगा। आइए हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार। देखिए पावर दिया हुआ है कितना, 5 हॉर्स पावर। ठीक, 5 हॉर्स पावर का मतलब हुआ कितना, 5 × 746, और इसको काट देंगे तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3730 वाट। ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ आपका, वोल्टेज वोल्टेज दिया हुआ कितना, 415 वोल्ट। ठीक। दक्षता दिया हुआ कितना, 85%। 85% बोले तो 0.85। ठीक है। कॉस फाइव का मान दिया हुआ है कितना, कॉस फाइव दिया हुआ है 0.8। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं। रनिंग करंट आई आर इक्वल टू रेटेड वोल्टेज अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी। और स्टार्टिंग करंट का फॉर्मूला होता है 4 गुणे रनिंग करंट, 4 इंटू रनिंग करंट। तो अगर आपको यहाँ से स्टार्टिंग करंट निकालना है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस डिस्कनेक्शन स्विच का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मतलब कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा, कितने पावर का हम स्विच लगाएं, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमको एम्पियर से ही पता चलेगा वो। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग करंट करंट निकालना है। तो स्टार्टिंग करंट बराबर 4 गुणे रनिंग करंट, तो 4 गुणे रनिंग करंट, तो रनिंग करंट यहाँ दिया हुआ, तो रनिंग करंट का हम मान भर देते हैं सारा। 3330 बटे √3 इंटू वोल्टेज दिया 415 गुणे पावर फैक्टर 0.8 गुणे एफिशिएंसी 0.85। ठीक। अब स्टार्टिंग करंट यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 एम्पियर। देखिए यही वाला ऑप्शन सही होगा, 32 एम्पियर, ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? देखिए एनएस इक्वल टू दिया है 1500 आरपीएम। ठीक है। पोल दे रहा है कितना, पोल दिया हुआ है आपका 2 पोल, और फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। तो फॉर्मूला होता है एनएस इक्वल टू 120 F/P। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे तो एनएस इंटू पी अपॉन 120। तो एनएस का मान है आपका 1500 गुणे पोल हो गया 2 बटे 120, 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और 1 0 ये, और ये बटे 12। तो ये आपका निकल जाएगा 25 गुणे 12 होता है 300, तो 25 हर्ट्ज। ठीक है। 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आपका हो गया, 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी सही हो गया। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 × 10 4 × 10 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट की 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाता है। प्रत्येक लैंप का एमएचसीपी 300 है। डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है 0.8 है। यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है 0.5 है। तो फर्श पर लगभग उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? तो औसत प्रकाश पूछ रहा है। देखिए तो प्रश्न में जो जो दिया हुआ निकालते हैं पहले। तो एरिया दिया है, एरिया दिया हुआ कितना, 10 × 4, यानी आपका ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, सॉरी। एम एस सी पी दिया हुआ है, MSCP 300। ठीक है। पावर फैक्टर दिया हुआ है कितना, 0.8, और लैंपों की संख्या 10 लैंप, लैंपों की संख्या एन का मान दिया हुआ है 10। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो MSCP। तो MSCP का एक फॉर्मूला होता है MSCP इक्वल टू ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स अपॉन, कि यदि कहे कि यहां से ज्योति फ्लक्स निकालना हो तो यहां से क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा MSCP इंटू 4 पाई। तो MSCP इंटू 4 पाई। और देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है कि E इक्वल टू होता है ज्योति फ्लक्स अपॉन एरिया, एरिया। और ये ज्योति फ्लक्स क्या है, प्रतिदीप्ति है। क्या है, प्रतिदीप्ति। और आप प्रश्न में ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि फर्श पर
उत्पादित औसत प्रकाश यानी प्रतिदीप्ति कितना होगा, औसत प्रकाश कितना होगा। तो यहां से यदि हमको प्रतिदीप्ति औसत प्रकाश निकालना है तो हमको ज्योति फ्लक्स और एरिया मालूम होना चाहिए। तो ज्योति फ्लक्स यहां से मालूम हो जाएगा, तो ज्योति फ्लक्स इक्वल टू एम एस सी पी इंटू 4 पाई। तो देखिए हम एम एस सी पी का वैल्यू हमको पता है 300 और गुणे 4 पाई। तो 300 गुणे 4 पाई यदि आप करते हैं तो 300 गुणे 4 पाई, या इसको ऐसे ही रखिए अभी, तो एम एस सी पी हो गया आपका 300 गुणे 4 पाई। और अब हम यहां से प्रतिदीप्ति निकाल लेते हैं। तो प्रतिदीप्ति इक्वल टू हो गया 300 गुणे 4 पाई अपॉन एरिया। एरिया कितना हुआ 40, तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये हो गया आपका 30 गुणे 4 पाई अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, तो आपको यहाँ मिला 30 पाई। तो 30 पाई का मान यानी 30 गुणे 22/7। अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा यहाँ 942.47 लक्स। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, नियमित प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी आप क्लासेस पढ़ते हैं उनको पढ़ रहे होंगे, और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित मिलनी है, 100% मिलनी है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।